अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी लास्ट आवर के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना अज़ीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं 21 जुलाई को। बड़े लॉन्ग अवेटेड इलेक्शंस हैं ये। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुक्मरान जमात KP में यानी PTI और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक फार्मूला तय होने जा रहा है। और वो फार्मूला क्या है? 5-6 का। 5 सीटें कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन को मिलेंगी और 6 सीटें हुकूमत को, यानी जो KP में हुकूमत है PTI, उसको मिलेंगी। PTI की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन आना बाकी है क्योंकि उनके कुछ आपसी इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। पर सेनेट इलेक्शंस के जो टिकटों की तकसीम थी उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के सामने आए। उन्होंने ये कहा कि जी ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। तो क्या PTI इसको मानती है या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब समझा ये जा रहा है कि कंसेंसस इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के जो इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं, जिसकी मिसालें भी मौजूद हैं सेनेट इलेक्शन के अंदर, उसको अवॉइड किया जा सके। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि तहरीक इंसाफ एक बयानिया लेकर चल रही थी कि जी हम इस सिस्टम को नहीं मानते, हम हुकूमत को नहीं मानते। मगर क्या अब सीट एडजस्टमेंट करके वो अपने ही बयानी के ख़िलाफ़ जाने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। फिर अपोजिशन का भी बयानी को एक बड़ा धचका लगने वाला है क्योंकि KP में जो अपोजिशन मौजूद है वो मुसलसल ये कह रही थी कि जी हम तो अदम एतमाद ले आएंगे, लेकिन अब वो उसी हुकूमत के साथ बैठ के सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। ये दोनों सवालात उठाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो थोड़ा टर्बुलेंस का शिकार नज़र आ रहा है क्योंकि अगले 20 रोज़ में 3 एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही हैं। हमें सड़कों पर नज़र आएंगे ताजिर, जमात इस्लामी और PTI। तो इस प्रेशर को हुकूमत कैसे हैंडल कर पाएगी, ये सवाल भी अपने तजज़ियाकारों के सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो आवाम का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना इस मुल्क में, वो है मौसमियाती तब्दीली। अब सिर्फ अगर पंजाब की ही बात कर ली जाए तो PDMA की रिपोर्ट ये बताती है कि 103 अफराद अब तक जो हालिया बारिशें हुई हैं उसमें जाबहक हो चुके हैं। अब पंजाब हुकूमत ने एमरजेंसी भी लगा दी है। मगर सवाल ये है कि जिस तरह मौसमियाती तब्दीली रोनमा हो रही है और जो असरात हमें इस वक्त ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, लोगों की अमवात वाक़ हो रही हैं, क्या हुकूमत तैयार है इस सब से निमटने के लिए? राना अज़ीम साहब, जब हम पुराने वक्तों में बारिश की बात करते थे ना, तो उसके साथ हम लफ्ज़ यूज़ करते थे खुशगवार। लेकिन अब जब हम बारिश की बात करते हैं ना, तो उसके साथ वर्ड यूज़ करते हैं तबाहकुन। कैसे पहुँचे हम यहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मैं रामीन बड़ी तलख सी बात करूँगा, शायद ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। हमेशा बारिश रहमत की बारिश होती है। बारिश रहमत की बारिश उस वक्त बनती है जब ज़मीन पर वो जुल्म होता है, वो ज़्यादती होती है, जब आखाएँ निकलती हैं। आप देखें कि दुनिया का मॉडर्न तरीन मुल्क, जदीद तरीन मुल्क अमेरिका बारिशों से तबाह हो गया। वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ पे जदीद तरीन निज़ाम था ना, ख़त्म हो गया क्योंकि वो गज़ा में होने वाली बमबारी की हिमायत कर रहे थे, वो गज़ा में होने वाली ज़्यादतियों की हिमायत कर रहे थे। जब आपके अपने मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया, जब आप देखते हैं कि बेरोज़गारी का जिन बोतल से बाहर निकल आया, जब आप देखते हैं कि हर चीज़ की नचकारी होना शुरू हो गई है, जब आप देखते हैं कि एक अमीर तरीन शख्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं तन्हाई बढ़ाने से लेकर मराहत के, और गरीब शख्स के लिए हर चीज़ जो है वो महदूद से महदूद होती जाती है, तो फिर एक ज़बान से निकली हुई जो बद्दुआ होती है ना, या वो जो अल्लाह के तरफ देखकर सर उठाकर देखकर कहा जाता है अल्लाह हम भी तो है ना तेरी महलूक, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन राना साहब, ये जो बद्दुआ की आप बात कर रहे हैं, इससे वही लोग मुतासिर हो रहे हैं जो आवाम ही सफ़र कर रही है। ये एक होता है, एक पैगाम होता है, और वो पैगाम ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जब चाहती है, जिस वक्त चाहती है। आप ये भी देखें ना कि आज पिंडी के वो इलाके, आज चकवाल के वो इलाके जो किसी सूरत में कभी कोई सोचता नहीं था वहाँ पे पानी खरा भी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या हुआ है। आप बहुत से शहरों के वो इलाके, मॉडर्न तरीन इलाके, ये एक वार्निंग है अल्लाह ताला की। लोग कहते हैं इसे मौसमियाती तब्दीली, देखें मौसमियाती बिल्कुल तब्दीली है। ये मौसमियाती तब्दीली कितने मुल्कों में आई है? अगर ये मौसमियाती तब्दीली है जिसका इशार, जिसके 3 साल से जिसकी मीटिंगें हो रही हैं, जिसकी जनेवा से लेकर किस जगह पे मीटिंग ही नहीं हुई। जब पहले सैलाब आया, आपको याद है ना, जब सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई, उस वक्त भी कहा गया मौसमियाती तब्दीली।
मौसमियाती तब्दीली के नाम पर कितना फ़ंड आया, मौसमियाती तब्दीली के नाम पर कितनी ऐड आई, मौसमियाती तब्दीली के नाम पर कितनी मीटिंगें हुई, तो फिर हम ये लगा लें, चले मैं कहता हूँ पहले वाली बात को मैं साइड पे कर देता हूँ, तो इंतज़ाम किसने करना था? हुक्मरानों ने, चाहे वो किसी भी सूबे का हुक्मरान हो, इंतज़ाम तो उसने करना था ना। तो वो आपने, मैंने या किसी और ने तो नहीं करना था, फिर क्यों नहीं किया? जब हमें ये पता है कि रात को इतने बजे बारिश हो सकती है, हमारा एक सिस्टम ये सारा कुछ कहता है, तो फिर उसके बाद क्यों नहीं? क्या पिंडी के रूई नाला जो है जिससे हर दफ़ा तबाही फैलती है, उसके इर्द गिर्द घर जो है जो बैठ जाते हैं जिस पर तबाही होती है, क्या उसको आज तक किसी ने किया? और जितने लोग इसमें जान की बाजी हार गए हैं, और इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको पता है कितने लोग मुंतज़िर हैं अपनी इमदाद के लिए? बिल्कुल ऐसे है। तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? स्टेट जिम्मेदार है, हर क्राइसिस की जिम्मेदार, हर क्राइसिस से निपटने की जिम्मेदार, और अगर उस क्राइसिस से निपटा नहीं जा सकता तो उसकी भी जिम्मेदार ऑफ कोर्स हुकूमत होती है, क्योंकि उनको हम रमीन, अगर ये होता KPK में तो अब तक 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ, कम से कम 27। ये हिपोक्रेसी है। अच्छा साकिब, ये जब भी मौसमियाती तब्दीली की बात होती है, उससे हम तबाही देखते हैं, तो हमारे हुक्मरान सबसे पहले ये कहते हैं कि जी ये तो कुदरत का निज़ाम है, ये तो कुदरती आफात है, हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते। इज़ दैट रियली ट्रू? क्या वाकई एक गवर्नेंस का क्राइसिस पैदा हो जाता है? क्या वाकई कुछ बस में नहीं होता हुकूमत की, या वो कर सकती है लेकिन प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज की जहाँ तक बात है वो तो एक दुरुस्त है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात दुनिया भर में आ रहे हैं। जिस तरह राना साहब ने अमेरिका की मिसाल दी, चलें उसका एक वो एंगल है, एक एंगल मौसमियाती तब्दीली भी है, और वहाँ पे एक समर कैंप लगा हुआ था, बच्चों का समर कैंप था, वहाँ पे 25 बच्चे जो है वो उनके गायब हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समर कैंप जिस जगह था उनको इतना वक्त भी नहीं मिला कि उनको सिक्योर कर लेते बच्चों को। तो और ये न्यूयॉर्क में भी इसी तरह, और मुख्तलिफ जो वहाँ पे उनकी स्टेट्स हैं अमेरिका की, वहाँ पे जो सैलाब आया है। यहाँ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो हम इस तनाजुर में एक फैक्टर तो क्लाइमेट चेंज है। इस दफ़ा हुकूमत ने बजट में पैसे भी रखे हैं, चलें ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन माजी में जो सैलाब आते रहे हैं, 2010 में भी सैलाब आया, मुख्तलिफ जो औकात में इस किस्म की जो आफात आती रही हैं, उस पर इंटरनेशनल फंडिंग भी होती है। कभी उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ कि उसके लिए जो फंडिंग हुई, हमने वो फंड्स कहाँ पे लगाए, किस तरह उनको यूटिलाइज किया, और किस तरह इस किस्म की अगर आफात आ जाती हैं, मतलब जिस तरह की सिचुएशन आज पूरे पंजाब में है, जेलम, चकवाल और बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो लोगों को देखना पड़ी। तो उसको कैसे उन फंड्स को उस किस्म की जो अगर आपने एमरजेंसी 1122 है या बाकी जितने इदारे हैं उनको इस्तेमाल करके कम से कम नुकसान जो है वो पहुंचे, ये तो कर सकते हैं ना कि कम से कम नुकसान पहुंचे। NDMA है, हमारे जितने इदारे हैं इस हवाले से, और ख़ास तौर पर महकमा मौसमियात का तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो पहले इस हवाले से आगाह किया हुआ था। ये पंजाब हुकूमत या बाकी हुकूमतों की ये जिम्मेदारी यकीनी तौर पर थी, है अभी भी, कि वो कबल अज वक्त उन मुतलका लोगों को, क्योंकि असेसमेंट अगर वो लगा सकते हैं बड़े इजीली। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, उसके पीछे पुलिस का अलग डिपार्टमेंट है, हर महकमा अलग अलग काम कर रहा होता है, और उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट तक रसाई होती है। तो इस तरह वो पूरा एक मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जहां जहां बड़े नदी नाले हैं और वो मुतवक्को तौर पर तुगयानी आ सकती है, तो वहां पर लोगों को पहले आगाह कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इन देहाती इलाकों में बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग मुतासिर भी हुए, उनके घर मुतासिर हुए, कुछ जगहों पे जानी जो है वो नुकसान हुआ। उस पर काबू पाया जा सकता है एक मरबूत मैकेनिज्म बनाकर। हर जब कोई आफत आती है, सैलाब आता है या इस किस्म की सिचुएशन बनती है, उस वक्त हम इन तमाम पहलुओं को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई तवील अरसे के लिए कोई पॉलिसी बनाना, ऐसी चीज़ जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। ठीक है, ठीक है, वापस आएंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद, और शाहिद खटक साहब में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया रुकन कौमी असम्बली PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाहिद खटक साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो 5-6 का फॉर्मूला तय हो रहा था सेनेट इलेक्शन के लिए, सीट एडजस्टमेंट पर, क्या PTI ऑन बोर्ड आ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस्लामाबाद था, मैं गया नहीं हूँ खैबर पख्तूनख्वा। तो कल परसों तक इंशाल्लाह अगर
आपने दोबारा मुझसे रब्ता किया तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और क्योंकि मैं MNA हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मेरी अपनी हुकूमत है, लेकिन इस हवाले से ना मैं किसी कमेटी का मेंबर हूँ और ना ही मेरे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई मुलाकात हुई है। कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी तो इसलिए मैं इस्लामाबाद ही था, मैं नहीं गया पेशावर, तो इस हवाले से मैं आपको अभी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, वो इरफान सलीम, जो इरफान साहब हैं आपके सदर पेशावर के जो हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे चल रहा था मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कि उन्होंने कहा मैं किसी सूरत भी वापस नहीं लूँगा अपने कागजात और मैं 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर कराने वालों के साथ नहीं बैठूँगा। खान साहब ने जेल से कहा था कि आपको इख्तलाफात ख़त्म करने हैं सारे, तो इससे तो एक बिल्कुल पेशावर का सदर हैं वो और बड़े एक्टिव हैं, इससे फिर वो फार्मूला जो तय हो रहा था वो फार्मूला ख़त्म नहीं हो जाए? अगर तय हो रहा था, आप बेशक आपके इल्म में नहीं है, लेकिन एक सवाल हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत आ चुकी है, उनकी फैमिली की मुलाकात हो चुकी है, जो हमारे दीगर वकलात है उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो हमारी पार्टी की क़यादत को इस हवाले से एक क्लियर डायरेक्शन होगी कि पार्टी के टिकट किसको अलॉट करने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इरफान सलीम हमारे पार्टी का बुनियादी कारकुन है, उसकी बड़ी खिदमात है, जिधर जिधर भी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, इम्तिहान आया, तो इरफान सलीम उन तमाम मुश्किल हालात में बड़े दलेरी के साथ डटा रहा, खड़ा रहा। बिलखसूस पेशावर में जब हमारे कारकुनान को 9 मई के बाद जिन हालात का उन्होंने सामना किया, तो उसमें इरफान सलीम हमारा जो कारकुन है उसने बड़ी उम्मीद दी, बड़ी दलेरी के साथ उन मुश्किल हालात का मुकाबला किया। देखिए, अभी पार्टी के फैसले हैं, कभी कभी तल्ख भी होते हैं और मंजूर भी नहीं होते आपको अपनी ज़ाती हैसियत में, लेकिन पार्टी किसी ना किसी लार्जर इंटरेस्ट में चीज़ें देखती रहती है। तो अगर इरफान सलीम को चीफ मिनिस्टर साहब या पार्टी की क़यादत उनको बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो किसी ना किसी नतीजे पे ज़रूर पहुंचेंगे। और रही बात टिकट के हवाले से, तो टिकट जो है वो जो डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर या सलमान अकरम राजा साहब या जो कमेटी थी 4-5 रुकनी, उन्होंने आपस में डिस्कस किया और पॉलिटिकल कमेटी में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो वही कोई ख़त्मी फैसला करेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी भी कंफर्मेशन आपको नहीं कर सकता। जी साकिब, शायद खट्टक साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ताजर भी हड़ताल या एहतजाज करने का इरादा रखती हैं, इसी तरह जमात इस्लामी अपने तौर पर एहतजाज कर रही है। PTI जो है वो 5 अगस्त को वह कहते हैं पीक होगी, कब से एहतजाज शुरू होगा अभी को प्लान नहीं आया आपका। एक चीज़ जो, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं और मेजॉरिटी है आपकी अपोजिशन में, आप MNA हैं, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं, मतलब पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा पिछले हम 1 मंथ से देख रहे हैं कि 20 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, 25-28 रुपये जो है वो डीजल की प्राइसेस जो है बढ़ गई, जिसके असरात आम आदमी तक पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ी डिबेट हो रही है कि PTI एक बहुत बड़ी अपोजिशन है, यकीनी तौर पर उनका माटो इमरान खान साहब की रिहाई है और उसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कभी पब्लिक के लिए रैलीज, एहतजाज, बयानात के अलावा, बयानात तो सारे ही देते रहते हैं कि रोड पे आके कि पब्लिक के लिए कि ये आपने बढ़ाई हैं और इसमें ये चीज़ें महंगी हो रही हैं और लोगों का जीना जो है वो दोबार कर दिया आपने, इसके लिए अपोजिशन क्यों नहीं बाहर निकल रही? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि जिस तरीके से ये PDM-2 की हुकूमत तेल और अभी जो चीनी का बहरान आ रहा है, इससे पहले जो गंदम का बहरान हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अवाम बड़ी मुश्किल में है, बड़ी तंग है। जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, या ये जो टैक्स लगा रहे हैं या जो पेट्रोलियम लेवी की मद में ये अवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं, तो इसी हवाले से जो हमारा एहतजाज होगा उसमें हमें 4-5 चीज़ें जो हमारी बुनियादी है, पार्टी का जो हमारा बयानिया है हकीकी आज़ादी का, जो तस्वर दिया इमरान खान साहब ने, उनकी रिहाई, बुशरा बीबी और दीगर आसिरीन की रिहाई, और जो मुल्क में सोल सुप्रीमेसी की हम जदोजहद कर रहे हैं, तो जो 5 अगस्त को जो हम प्रोटेस्ट करेंगे या जो आपको सड़कें गर्म नज़र आएंगी, तो उसमें एक महंगाई का जो ऑप्शन है ये भी आपको नज़र आएगा कि हमारे जो प्रोटेस्टर होंगे महंगाई के हवाले से भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। और हम इस प्रोटेस्ट में तमाम वकला, तमाम ताजिर बरादरी, हमारे जो किसान हैं,
जो 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 इस वक्त जो पिसा हुआ तबका है, हम उनकी नुमाइंदा जमात है, हम उनकी तर्जुमानी करते हैं। शायद साहब वो तो ये बात ठीक तमाम है कि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर साकिब ने भी जो पूछा मैं उसको दोबारा से रिफ्रेज भी कर देती हूँ गैलप सर्वे के हवाले के साथ। केपी के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, केपी में जो गैलप सर्वे करवाया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 43% वोटर सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू ना करने पर सूबाई हुकूमत से नाराज़ हैं। फिर 59% शहरी सूबे में बेरोज़गारी में इजाफे की वजह से परेशान हैं। फिर ये भी 63% केपी के लोगों ने ये बोला है कि जी कारोबार शुरू करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत मुश्किल सूबा है। अब ये मसाइल जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ पर आप ऑलरेडी रूल कर रहे हैं, वहाँ पर ये मसाइल एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों ने सर्वे में ये बताया है। आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं? अगर आप सब चीजों को हमारे साथ लिंक करेंगे, पहली बात यह कि अमन और अमान की जो सूरत हाल है, या जो हमारे बॉर्डर की इश्यूज हैं, या वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो टारगेट किलिंग या तालिबानाइजेशन की इशू है, तो वो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ अफगानिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर अटैच है, और बॉर्डर की जिम्मेदारी उसको कंट्रोल करना ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अमन और अमान को कंट्रोल करना ये सूबाई हुकूमतों की नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। देखें, जो रूटीन के क्राइम्स होते हैं, जो जिसको पुलिस टेकअप करती है, अगर वो आपको कहीं नजर आए तो बिल्कुल उसकी सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबल भी होगी। जिस सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो तो वहाँ पे कारोबारी तबका कारोबार जरूर मुतासिर होगा। और रही बात गैलप सर्वे की, तो गैलप सर्वे ने इससे पहले जितने भी सर्विस किए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी ले चुकी है। 83% इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी थी। या इसके अलावा जितने इलेक्शन के हवाले से जो सर्विस आए, तो उन सर्विस के ऊपर भी आप फिर मीडिया में डिबेट किया करें कि जिस तरीके से इस मुल्क में बदतरीन धांधली हुई, जिस तरीके से इस मुल्क की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ जिसमें फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, कहीं ना कहीं 2 नंबर वोट डालना, कहीं टप्पे लगाना, ये रूटीन की चीजें थी। लेकिन फॉर्म 47 पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्तेमाल हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है अमन और अमान के हवाले से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी हैं, सूबाई हुकूमत की भी है। और रही बात हमारी कारकर्दगी की, देखिए हम पिछले 11-12 सालों से वहाँ पे रूलिंग जमात है। पहली सूबाई हुकूमत जिसने वहाँ पे मोटरवेज बनाए, पहले सूबाई हुकूमत जिसने अपने वसाइल से BRT की तामीर की, पहला सूबाई हुकूमत जिसने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया, पहले सूबाई हुकूमत जिसने अस्पताल बेहतर किए, पहले सूबाई हुकूमत जिसने पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, पहले सूबाई हुकूमत जिसने पटवार खाने में रिफॉर्म्स किए। हमारी गवर्नेंस आउटस्टैंडिंग, हमारी गवर्नेंस बेहतर। अच्छा शाहिद भाई, शाहिद अटक साहब ये बात मुझे कंप्लीट करने दे। नहीं, मैं आपकी कंप्लीट से पहले मैं आपकी बात कर देता हूँ। मुझे ये सारा पता है, और जब एक गैलप सर्वे में, चूँकि मैं हमेशा इससे इख्तलाफ करता हूँ, जब एक ही सूबे का करवाया जाए तो उससे समझ आ जाती है कि क्या है। हम इसीलिए आपसे पूछना ज़रूरी था ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। हम तो समझते हैं इस चीज़ को, आपसे पूछना ज़रूरी। अब आ जाते हैं ज़रा 5 अगस्त की तरफ। इस वक्त 2 चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि कप्तान की रिहाई तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हाथ में है। एक तो मुझे ये बता दें कि 5 अगस्त के प्लान को आखिरी दिन तक खुफिया रखा जाएगा या उसको ओपन किया जाएगा, और नंबर 2, खान साहब के साहबजादे KP के आ रहे हैं या इस्लामाबाद? मैं इसके ऊपर तो पहले अगर मुझे वो आप आखिरी जुमला कंप्लीट करने देते तो बहुत सी चीजें क्लियर होती। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नेंस की इशू खराब हुए, या पुलिस को 9 मई के बाद जिस तरीके से पोलिटिसाइज किया, एक पॉलिटिकल जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिस 7-8-9 साल जो हमें बेहतरी करने में लगे थे, उन्होंने 6 महीने में उस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी बात 5 अगस्त के हवाले से मैं इसमें क्लियर कट मैं आपको बताऊं कि तमाम सूबाई सदूर को, या जो ऑर्गेनाइजर हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफिस की तरफ से उनको डायरेक्शन गई हुई है कि आप अपने सूबे का प्लान हमें दें कि आपने अपने सूबे में कैसा प्रोटेस्ट करना है, किस लेवल का करना है। देखिए, 5 तारीख को कोई हम फाइनल कॉल नहीं दे रहे, 5 अगस्त को कोई हम पूरा मुल्क लॉकडाउन नहीं कर रहे, 5 अगस्त को कोई हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं कर रहे। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को कह देना हक में 2 साल पूरे होंगे, तो 5 अगस्त को अगर इमरान खान साहब जो प्लान दे चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल कुछ चीजें हमसे भी अभी हमारे साथ शेयर नहीं की गई, तो अगर इमरान खान साहब 5 अगस्त को तमाम कौम को कॉल दे कि आप सब ने अपने घरों से निकलना है, किसी चौक के ऊपर खड़े होना है, घर के सामने खड़ा होना है, या किसी बाजार में जाके खड़ा होना है, एज अ नेशन हमने
इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो वो प्लान जो है वो आ जाएगा। लेकिन इस दरमियान जो सबसे हमारी बड़ी एक्टिविटी मुतवक्का है वो ये है कि जिस तरह हमारे MNAs MPs गए पंजाब लाहौर, इसी तर्ज का हमारा प्लान है कि हम अगले 5-6 दिन या 10 दिन बाद बिफोर 5 अगस्त हम सिंध का रुख कर रहे हैं, और उसी तरह तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, जूही सेनेट के इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हम सिंध की तरफ मूव करेंगे और आपको तमाम वो क़ियादत सिंध में नजर आएगी। शायद खटक साहब, जो आपने जो प्लान बनाया है, जो बता रहे हैं, या यकीनी तौर पर इससे बेहतर कोई और भी प्लान होगा जो सामने नहीं आया, आप समझते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता होगा आपके एहतजाज का, तहरीक का, अभी जो 5 अगस्त के राउंड अबाउट है, कि जिससे हुकूमत पर प्रेशर बने और हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई पे बात करे और उनकी रिहाई अमल में लाने की तरफ मामलात जाए? अगर आप एहतजाज करते हैं KP में, सिंध में, क्या वो इफ़ेक्टिव होगा इस रिहाई के लिए? क्योंकि अल्टीमेट मोटिव तो आपका रिहाई है। पहली बात ये कि मौसम मुआशरे में प्रोटेस्ट को बड़ा सीरियस लिया जाता है। प्रोटेस्ट बेसिकली आपको अवाम का सेंस आता है, आपको ले डाउन आता है कि अवाम क्या चाहता। इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत शुदा टोला है, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में ये बदतरीन माशाल्लाह के दौर से भी बदतरीन है। मुशर्रफ का दौर आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि मुशर्रफ के दौर में भी प्रोटेस्ट की इजाज़त थी, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। इस तरीके से पॉलिटिकल कारकुनान को इस तरीके से नहीं टार्चर कर रहे थे, पकड़ते जिस तरह इस दौर में हो रहा है। अगर पंजाब में एक चाचा वो पाले के ऊपर भी प्रोटेस्ट करता है जो खड़ा है, उसने एक वीडियो बनाई, आपने देखा कि उसको भी अरेस्ट कर लिया था। तो देखिए ये तो जमीन, आज एक और चाचा भी अरेस्ट हो गया है, आज एक और चाचा भी अरेस्ट हो गया। अच्छा, वो मैंने अभी तक नहीं देखा। तो ये आप खुद सोचे कि अगर आप किसी अवामी मसले के ऊपर भी बात करते हैं तो उन्होंने जाके आपको अरेस्ट करना है। तमाम इस मुश्किलात के बावजूद मेरा यकीन है, मेरे अपने अल्लाह पे, हमें अपनी कौम से तवक्को है कि इमरान खान साहब ने, उनके बड़े तारीखी अल्फाज है कि मुझे ना अदालतों से ना हुकूमत से, मुझे तवक्को सिर्फ और सिर्फ अपनी अल्लाह, और अल्लाह के बाद मुझे इंसाफ अपनी कौम दिलाएगी। तो हमें यकीन है कि पाकिस्तानी कौम अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब को इंसाफ दिलाएगी। और 5 अगस्त को जब हमारे प्रोटेस्ट का पीक होगा इंशाल्लाह, तो उसमें लाखों की तादाद में लोग लेकिन ना आवाम कंफ्यूज भी हो सकती है। उसकी वजह ये कि अगर तो आपने सेनेट में सीट एडजस्टमेंट कर ली, आप उन्हीं लोगों के साथ बैठ गए जिनके खिलाफ आप एहतजाज करने जा रहे हैं, तो फिर तो ये डुअल स्ट्रैटेजी आवाम को कंफ्यूज नहीं करेगी? ये अगर पहली दफा हो रहा हो तो फिर उसके बाद कंफ्यूजन है। पंजाब में भी इसी तरह सेटलमेंट हुई थी। बुनियादी तौर पे तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो मंडियां लगती हैं, जो खरीद और फरोख्त होती है, वो जिसकी साइड से भी हो, हमारे साइड से हो, हुकूमत की साइड से हो, किसी भी जमात की साइड से हो, तो ये गलत है। देखिए, आप अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं, इमरान खान साहब ने बड़ी वाजिया पॉलिसी दी, इस हवाले से हमने कोशिश की। उस वक्त या अपोजिशन, आज की हुकूमत, हमने इनको बुलाया कि आए, अच्छे अच्छे कारकुनान होते हैं जो अपने पार्टी के लॉयल होते हैं, उन्होंने जो हलफ लिया होता है उस हलफ के पाबंद होते हैं। तो अगर आप इसको शो ऑफ हैंड पे कर दे तो ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें हमारी जो तादाद है वो सेनेटर हमें मिल जाएगी जिसकी जो तादाद है। ये अलग बात है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 4 मखसूस नशिस्तें वो भी फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हैं। आज उनको शाहिद खटक साहब, आप जिनको हरा के आए, शाहिद खटक साहब आप जिनको हरा के आए, आज वो टास्क भी हार गए। अब मैंने पहली दफा देख रहा हूँ टास्क पे भी अब जो है वो सीटों के फैसले होते हैं। माने गनीमत समझ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें, पहले जनरल इलेक्शन में हमारे मैंडेट के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए डाका डलाया गया और हमारी हिस्से की मखसूस नशिस्तें वो तमाम जमातों को दे दी। ये पाकिस्तान की तारीख का, जमहूरियत की तारीख का बदतरीन दौर है। जब तारीख लिखी जाएगी तो ये तमाम चीजें उसमें लिखी जाएंगी। आज भी PCO के उन जजेस को नहीं, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा एक सवाल है शाहिद साहब, तो ये टास्क पर ही हर फैसला कर लेना चाहिए? अगर देखें ना, इतना आसान है, इलेक्शन भी टास्क पे पूरा करा लेना चाहिए, इतने पैसे भी बच जाएं कौम के। मतलब ये क्या बात हुई कि टास्क कर ले, जो टास्क जीतेगा
वो ख़तून की सीट उसके हवाले कर दी जाएगी, अक़लियती सीट हो बे उसमें भी टास्क कर लें, फ़लाँ सीट हो उसमें भी टास्क कर लें। तो ये टास्क का कानून में, आइन में किसी जगह है मौजूद? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि क्यों हम अरबों रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। इस बजट में भी मैंने कट मोशन भी डाली थी उस हवाले से कि इस बजट में 2.5-3 अरब रुपए उनको तनख्वाहों की मद में इलेक्शन कमीशन को दे रहे थे। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन का एक ही काम होता है, 5 साल में एक इलेक्शन कराना होता है, वो करा नहीं सकते। हर इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में कोई कहता है कि दानली ज़दा है, कोई उन नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैंने कहा क्यों इतने पैसे ज़ाया करते हैं, लिख ले टास्क के जरिए, ड्रा के जरिए, मैंने इसको ले ईवान के अंदर बिठा दें और लोगों को कहे कि जी आपके नुमाइंदे हैं। अभी जो ईवान के अंदर नुमाइंदे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जी इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी है, बैसियत जमात, बैसियत तहरीक इंसाफ का कारकुन, बैसियत MNF, हम इन तमाम चीजों के खिलाफ जदोजहद अपनी जारी रखेंगे। देखिए तहरीकों में उतार चढ़ाव शायद आता है। शायद खटक साहब मेरा ये सवाल है कि आपकी पार्टी, यकीनी तौर पर जो पिछला सवाल था उसी के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, रिहाई का रास्ता वो कहते हैं अदालतों से निकलना है। आपके जो केस लगा इमरान खान साहब का लास्ट टाइम 15 मई को लगा, फिर 5 जून को लगा, फिर 11 को लगा, फिर 26 जून को लगा। जब केस लगा है तो आपकी तरफ से वकील गए हैं या फैमिली गई है, कोर्ट में जाकर बात की है, हालांकि ये तरीकाकार नहीं है लेकिन बात की है, तब जाकर केस लगा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 20 दिन हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं बल्कि, कि हाई कोर्ट में ना केस लगा है, ना आपकी जानिब से कोई बंदा गया है वहाँ बात करने के लिए। तो आप नहीं समझते कि जो रास्ते आपको इस्तेमाल करने चाहिए अदालतों में, जो अब सूरत हाल है उसके मुताबिक, वो रास्ता आपके वकला इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपकी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही? देखिए ये तो आप बेसिकली तो पैगाम कौम को यही दिया जा रहा है कि इस मुल्क में एक ऐसा ताकतवर तबका है जो आइन से बालातर है। देखिए अदालतों के ऊपर लोगों का थोड़ा बहुत एतमाद था, पार्लियामान पे लोगों के शकूक शुबात थे कि जी पैसों के जरिए आपके वकला को वहां पर जाकर बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि छुट्टियां हैं हाई कोर्ट में और वहां पे जो अर्जेंट मैटर है, इस किस्म के मैटर इस तरह नहीं लगा करते। तो आपकी जानिब से तो कोई अर्ली हियरिंग आज से 2 हफ्ते पहले दी गई, लेकिन उसके बाद किसी ने बात नहीं की वहां जाकर। जो आजकल की तरफ भी अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं ना, फवाद चौधरी जो है आपके PTI के थे, तो वो अभी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की कोर्ट में गए, उन्होंने कहा जी मेरा केस है, अर्जेंट मैटर है, नहीं लग रहा, उन्होंने कहा नेक्स्ट डे लगा देते हैं। तो आपकी तरफ से तो कोई बंदा नहीं गया हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह। मैं उसकी तरफ आता हूँ, पहले आप मुझे कंप्लीट करने दें। इस मुल्क में एक ताकतवर तबका जो हमारी आवाम को थोड़ी बहुत तवक्को थी अदालतों से कि जब रियासत आपके साथ कोई जुल्म जबर करे तो आप अदालतों की तरफ ही अल्टीमेटली जाते हैं। लेकिन अब ये पैगाम दिया, अब जो अदालतों की थोड़ी बहुत इज्जत थी वो आवाम के सामने लेके आ रही है। देखिए हम तमाम पार्लियामान के मेंबरान, सूबाई, कौमी असम्बली, सेनेटर्स, हम सब मिल के 4-5 दफ़ा हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गए। वहाँ पे हमारे वकला, फैमिली इमरान खान साहब की और साथ में हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, वो सब गए चैम्बर में चीफ जस्टिस के पास, रजिस्ट्रार के पास कि जी इमरान खान साहब का ये केस है, ये लगाएं। हमें 4 दफ़ा तारीख दी गई कि इस तारीख को लगाएंगे। तो हम जब जाते हैं उसी दिन तारीख पर चेंज करते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकील है उसको तब्दील कर देते हैं। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूँ और मैं ये पार्टी के नोटिस में भी लेके आऊंगा और अपने वकला को ये पैगाम भी देता हूँ कि जी आपको अर्ली हियरिंग के लिए दरखास्त देनी चाहिए ताकि हमारे लीडर इमरान खान साहब का जो फेक केस है अर्ली हियरिंग की दरखास्त ऑलरेडी मौजूद है, वो छुट्टियों में टेकअप, अर्ली हियरिंग की दरखास्त ऑलरेडी मौजूद है, वो छुट्टियों में टेकअप नहीं हुआ करती। साकिब साहब वर्बली मिलेंगे। साकिब साहब मुझे सब ये बता दें, मेरा ये क्वेश्चन आपसे भी है और शाहिद साहब से भी है, आप समझते हैं कि ये एप्लीकेशन दे भी देंगे तो वहाँ पे कुछ हो जाएगा? आपने हेयरिंग नहीं देखी, मेरा ये आपने देखा नहीं कि जब किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? नहीं, हम बगावत नहीं कर रहे, हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि नैब का प्रोसिक्यूटर आके टाइम मांगता, गैर मुइना मुद्दत तक आप टाइम दे देते हैं। क्या अदालतों में ऐसा होता है? और उसी अदालत से 2 दिन पहले एक केस का, इसी से जुड़ा हुआ केस जो है उसकी गैर मुइना मुद्दत तक के लिए स्टे दे दिया जाता है। क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या बाकी चीज़ों पे नहीं होता? देखिए हमें ये अदालतें हमारे लिए बड़े मुख्तरम है, बड़ी हमारा एहतराम है उनके लिए, लेकिन एहतराम जो है वो हम कहते हैं कि अल्लाह करे वो कायम हो, दायम रहे।
हम सियासी लोगों को तो निशाना बनाते हैं, हमें बाकी तरफ भी देखना होगा कि बाकी तरफ क्या हो रहा है। राना साहब, जी राना साहब, जजेस ने, अदलिया ने अपने फैसलों के जरिए अपना एहतराम कराना होता है। अपने वकार को बुलंद करने के लिए जब वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं, इंसाफ पे मबनी फैसले करते हैं, तो तब जाके अदलिया का वकार बुलंद होता है और उनकी इज्जत होती है। शायद मुझे सिर्फ देख के जाना है। शायद खटक साहब रुकन कौमी असम्बली पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया और बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स उन्होंने दी। तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं की है कि सेनेट में सीट एडजस्टमेंट में पीटीआई ऑन बोर्ड है कि नहीं, अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसर अहमद शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर चल रही है और जिसका हमें भी इंतज़ार है कि पीटीआई क्या कहती है आगे से, वो है सेनेट में होने वाली सीट एडजस्टमेंट 5-6 का फार्मूला। क्यों ज़रूरत पड़ी है हुकूमत को, यानी जो केपी में जो अपोजिशन है उसको ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि सीट एडजस्टमेंट की जाए? देखिए, ये तो अब उन पार्टियों का आपस में जो समझौता हुआ है उस तरह है ना, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं होता। देखिए, यही तो हम इनसे अक्सर शुरू से कह रहे हैं कि आपस में बातचीत करें और बैठ के मसाइल का हल निकालें। तो अब देखिए ना, वो केपीके में जो है ज़रूरत जब होती है तो हर किस्म का यानी आपस में एडजस्टमेंट होती है, तो उसी लिए ये ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि वोट होते हैं ना, तो उसके वोट का होगा कि हर एक को रिक्वायर्ड तादाद में सीटें मिल जाएं, वो आपस में कंप्रोमाइज़ किया होगा। अच्छा शेख साहब, केपीके के हवाले से मैं आपसे इसलिए नहीं पूछूंगा, आपका केपीके से तल्लक नहीं है, लेकिन आपका जिससे तल्लक मैं उस सवाल से पूछूंगा। पाकिस्तान भर के चैम्बर जो है, आप भी कराची चैम्बर के सूबादार भी रहे हैं और बड़ा चैम्बर से आपका गहरा तल्लक है, तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा चैम्बर्स हड़ताल पे जा रहे हैं। तो क्या हुकूमत मनाने में नाकाम है और आप इनकी हड़ताल की हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? देखिए, पहली बार तो ये नहीं हुआ, लेकिन कम होता है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कम होता है, कि इससे पहले भी हड़ताल फेडरेशन और चैम्बर ने मिल के, पूरे मुल्क ने चैम्बर तमाम चैम्बर्स ने मिल के की है। तो ये हड़ताल जो हो रही है, देखिए ये इस पे है कि जो 37A और C है उसके ऊपर है, जो कि कैद की सजाएं रखी है ना बिजनेस कम्युनिटी के। तो हालांकि सेल टैक्स के ऊपर है ये, मेनली जो फ्रॉड है सेल टैक्स का, और कोई मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर वो सजा है। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि आपस में बैठ के डायलॉग होना चाहिए। ये कोई बिजनेस कम्युनिटी को इस किस्म का इम्प्रेशन देना ये कोई अच्छा नहीं है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि हमें मैं भी इसमें रोल प्ले करूँगा और हमें मिलजुल के मसले का हल निकालना चाहिए। क्योंकि हमारी हुकूमत जो है ना, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग, काफ़ी हमें सपोर्ट है बिजनेस कम्युनिटी की और ट्रेडर्स कम्युनिटी की, वो हमेशा सपोर्ट रही है। तो अगर उनको कोई शिकायत इस कदम की है जो मिल के कर रहे हैं, कोई इतनी, मैं समझता हूँ उनको स्टडी करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिस बात की है ना, आप इसकी हमायत करते हैं, आप इसकी हमायत करते हैं 37 की, यानी आप बिजनेस कम्युनिटी जो हड़ताल कर रही है आप उसकी मुखालफत करते हैं? नहीं, मैं मुखालफत या हिमायत की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ इसका ये ऐसा मसला नहीं है कि इस पर इतनी टसल हो। मैं बल्कि ब्रिज का रोल प्ले करना चाहता हूँ, जिसमें इस मसले का हल एमिकेबली सबकी जो मुताबिक जिसके, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने कल फाइनेंस मिनिस्टर से ऑफर की है कि आप मुझे मौका दें, और अगर कहें तो कोई किसी किस्म की मेरे से सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको करवा देता हूँ इंशाल्लाह। अभी इनका तो उन्होंने क्या कहा आपको? जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने आपसे कहा कि आप करवा दें? नहीं, अभी तो वो नाराज थे, जो कि कुछ उनसे जो सख्त बातें की है ना, ये नहीं करनी चाहिए। आप जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जो सख्त उनके लिए कोई अल्फाज अदा किए गए तो वो नाराज थे। और लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस मसले का हल है, कोई इतना ये टसल वाली बात नहीं है। और मैं अभी कराची पहुँच गया हूँ और कराची वालों से भी बात करूँगा, मैं खुद बात करूँगा प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन के
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि मेरा रहा है और मेरे सारे तल्लक वाले हैं, तो मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूँगा कि इस मसले को रिजॉल्व कर दें जल्द से जल्द। कैसर साहब, चूँकि आपने हमेशा अपनी हुकूमत हो या कोई और, आपने बड़ी सच्ची और खरी और सीधी बात की है और इसी पे हम आपको हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम आप कहते हैं अभी तक आपके नोटिस में नहीं है, और 26वीं आईनी तरमीम मुझे भी और किसी मेरे कोलीग ने, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई है, पूरे मिनिस्टर तकरीबन वहाँ मौजूद थे, किसी ने इस बात का कोई जिक्र, ये तो आपके मीडिया पे ज्यादा है, हमारी तरफ से किसी के। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम जो थी उसमें आप लोगों से मुशावरत की गई थी? बिल्कुल, आपने आज वो बात बतानी है जो हमेशा जिस तरह करते हैं। किस सिलसिले में? 26वीं आईनी तरमीम पे भी कितने दिन बाद मुशावरत हुई थी आपसे? नहीं, 26वीं आईनी तरमीम पे तो देखिए, जब जैसे शुरू हुआ पहले बात होती रही, लेकिन काफी दिन हम फिर मुशावरत में रहे, तकरीबन 2 हफ्ते हम मुशावरत में रहे और बड़ी तफसील से उसकी मुशावरत होती रही। वो तो वैसे असेंबली में भी डिस्कस होता रहा, ये तो नहीं है कि बिल्कुल अचानक हो गई। अच्छा, मेरा बस सवाल, फिर साकिब भाई आ जाएंगे, ये 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? चलिए ये बता दें। देखिए, कोई अगर कोई जरूरी चीज है, अब किस आइटम पे आनी चाहिए कि नहीं, तरमीमें तो आती रहती हैं, अब ये डिपेंड करता है ना कि क्या चीज पे है। कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये तरमीम आइन जो है वो कोई फाइनल अथॉरिटी, फाइनल तो नहीं है ना कोई डॉक्यूमेंट, इसकी पे तरमीमें इतनी पहले आ गई हैं, तो कोई अगर जरूरत होगी तो जरूर। इस वक्त तक कोई डिबेट, कोई डिस्कशन, कैसर साहब ये जो है वो बताया जा रहा है कि कोई ऐसी खबरें आ रही हैं कि जुडिशरी के हवाले से कुछ 1-2 मामलात रह गए थे, तो उनके हवाले से भी 27वीं तरमीम जो आनी है मुमकिन तौर पर, उसमें वो भी हो सकता है। तो मैं इस तनाजुर में आपसे पूछूंगा, आज वर्ल्ड जस्टिस डे भी है, तो अदलिया के हवाले से जो अभी लेजिस्लेशन 26वीं हुई और 27वीं अगर आती है, तो आप समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुई? जो एक पिलर्स था अदलिया, क्या वहाँ पे चीज़ें कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुई? क्योंकि आज अगर चीज़ें तब्दील हुई हैं तो उसका डेफिनेटली पीटीआई के लोगों के केसेस, ये वो सारे जो वो उनको वो रिलीफ नहीं मिल रहे। हो सकता है कल जब जिस तरह गुजरे हुए कल आपके पार्टी के लोगों के केसेस थे, तो आने वाले कल भी हो सकते हैं। तो ये वक्त बदलता रहता है, तो अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो फिर इसके असरात तो आ सकते हैं। क्या समझते हैं आप? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर आईनी केसेस डिस्कस हो रहे हैं, आम लोगों के तो केसेस हो, और मैं ये समझता हूँ 26 तरमीमों से लिहाज से बहुत अच्छी है कि आइन की कोर्ट को अलग कर दिया गया। देखिए, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी सारे मामलात हैं, सारे 25 करोड़ लोगों के मामलात हैं, वो कितने डिस्कस हुए हैं? अगर आप समझते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फेयर थी और बिल्कुल आज़ाद थी और अब नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए ना कि कितना अरसा लगता है और कितने केसेस आईनी पॉइंट्स के अलावा डिस्कस होते हैं सुप्रीम कोर्ट। ज्यादातर टाइम तो उसमें लग जाता है। तो ये अगर अलग किया गया है तो एक लिहाज से अच्छा हुआ है कि वो बाकी मामलात पे टाइम ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखिए कितने हमारे स्पीडी होने चाहिए, कितने कितने साल लग जाते हैं हमारी कोर्ट्स में। तो इस तरह तो फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो तो नहीं होता ना। तो बहरहाल शेख साहब एक मेरा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप भी उस वक्त MNA थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने पिंडी से एक जुलूस निकाला था अदलिया के ख़िलाफ़ और लाहौर दाता दरबार तक गए थे, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ था जिसके सारा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पे आया था। और ये दोनों चीज़ें इसलिए की गई थी कि आप कहते थे कि अदलिया को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, ये मियां नवाज शरीफ साहब का कहना था। तो अब आपकी सोच बिल्कुल चेंज हो गई है, वजह क्या हुई है? मैं तो उस वक्त जब ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, मैं उस वक्त MNA तो था, इंडिपेंडेंट MNA था, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी अदलिया पे जो कुछ हुआ एक स्याह धब्बा है, तो ऐसी चीज़ें तो अवॉइड होनी चाहिए, कोई भी करे। और देखिए, अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन अदलिया का कोई डिसीजन भी तो देते रहे ना, लोगों को फैसले भी तो पहुँचे ना। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपको हट के जरा बात कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे जमहूरी इस वक्त मुल्क जिसकी जमहूरियत पे या इलेक्शनों में कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया, UK है। वहाँ अदलिया भी बिल्कुल फेयर है, लेकिन क्या लोगों को डेवलपमेंट वो हो रही है? लोगों का म्यार ज़िंदगी वहाँ बढ़ रहा है। आजकल UK में भी हालात
जो है मैं वहाँ जाता हूँ तो उनको मेयार ज़िंदगी कम हो रहा है। और दूसरी तरफ चाइना जो है उसका सिस्टम आपके सामने है कि उसके सिस्टम में इस तरह के इलेक्शन नहीं है जो हमारे यहाँ होते, लेकिन उन्होंने 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। मैं तो पॉलिटिक्स में इस बात का कायल हूँ कि आम लोगों को क्या फायदा पहुँचाते रहे। चंद इलीट क्लास के लिए आप ये चेक कर लीजिए। एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ जाना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट से कितने लोगों ने फायदा उठाया है। हमारे 25 करोड़ लोग हैं, तो चंद एक इलीट क्लास या चंद वेस्टेड जो के खास मखसूस क्लास है उन्हीं के केसेस आते हैं, क्योंकि उसके लिए जो वकील आपने रखना है ना वो 50 लाख करोड़ रुपए तो उनका खर्चा है उसको देने के लिए। ठीक है, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।